जो फूलन देवी की हत्या का आरोप है, नो डाउट मुझ पर लगा। मैंने मारा है। मुझे पुलिस ने झूठा इस केस में फंसाया और इसके कारण मेरे लाइफ का जो है बहुत लंबा समय बर्बाद हुआ, हानि हुई उससे। मुझे चैलेंज देता हूँ कि वो मेरी बात को जो है असत्य साबित कर दें कि मरने वालों में दलित, पिछड़े, मुस्लिम नहीं थे। अरे अभी खा ले, कल हो सकता है टांग दें तुझे। भारत सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा। कि आप तो आलू खाने वाले लोग हो, आप अफगानिस्तान जाने की बात कर रहे हो, पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो। तो ना तो मेरे ऊपर कोई खरोच लगी और ना मेरे द्वारा किसी के ऊपर खरोच लगी। आराम से जो है गेट खुला और मैं गेट से बाहर भी गया। मेरे लाइफ के 15.5 साल जो है वो ख़त्म हुए। 15.5 साल अगर मैं फील्ड में रह के काम करता देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, तो शायद मैं आज बहुत बड़े स्थान पे होता। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं क्रिमिनल मेंटेलिटी का नहीं हूँ, वरना मुझे मौका मिला, मैं चाहता तो अंडरवर्ल्ड में रहकर हज़ारों करोड़ कमा सकता था, लेकिन नहीं कमाया। छात्र संघ का चुनाव जीतने के लिए खुद की किडनैपिंग करवा ली। नहीं, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। है मुझे जो है, कई लोग ये बोलते थे ये तो संघी है, ये तो आरएसएस का बंदा है, ये तो संघी व्यक्ति है। तो मैंने कहा अगर कोई और भी आ जाएगा पुलिस की वर्दी पहन के तो वो भी, उनको भी दे देंगे ये, तो देख तो रहे नहीं है। तो मैंने कहा भगवान जी अब मत भेजना, क्योंकि भाई असली वाले भी आने वाले हैं। बल्कि रोने लगी, वो कहने लगी कि भाई ये तो अच्छा नहीं किया और तुम जेल से भाग गए हो और ये क्या ज़रूरत थी इसकी। अब इनको क्या है कि पता चल गया कि भाई ये जो है संजय गुप्ता नहीं है, ये शेर सिंह राणा है। तो जब उनको पता चल गया तो वो अलग अलग तरीके से मेरे को ऑफर्स देने लगे। मैंने देखा कि अपने जूते चप्पल वो लोग जो है इन दोनों के समाधि के ऊपर उतार देते थे और तब अंदर जाते थे। या एक कहने लगे कि भाई ये तो जासूस है और दूसरा कहने लगा कि नहीं, इसको काम करने दो। भाई हम यहाँ पे तोड़ने नहीं आए, हम अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर इनमें और हम में क्या अंतर रह गया। तो मैंने ये सोचा कि भाई अब तो सिर्फ चोरी करना ही एक रास्ता बचा, तो ये संभव नहीं है। या तो मैं हमेशा के लिए बाहर रहूं और बाहर रहकर अंडरवर्ल्ड के जो दुनिया है उसमें जाऊं। दूसरा ये था कि भाई मैं अपने देश में वापस आऊं और अपनी आइडेंटिटी के साथ मैं जो हमारे देश का कानून व्यवस्था है उसको फेस करूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनकी पहचान कभी हत्यारे के रूप में तो कभी एक राष्ट्रभक्त के रूप में हुई है। एक ऐसी शख्सियत जिसने दीन दहाड़े लोकसभा सांसद की हत्या करने का इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं और ये खुद भी ये दावा करते हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान से हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भारत लेके आए। कहानी में कई सारे मोड़ हैं और इन सब को देखते हुए बॉलीवुड ने भी अपनी रुचि दिखाई और इनके ऊपर एक फिल्म बनाने जा रही है। इस शख्स का नाम है शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा का स्वागत है जी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। शेर सिंह जी, कई सारे दिलचस्प कहानियां हैं आपके ऊपर, कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा जन्म रुड़की जिला हरिद्वार में पड़ता है, वहाँ मेरा जन्म हुआ और एक ज़मींदार फैमिली में मेरा जन्म हुआ और शुरुआती पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है वहीं सेंट गैब्रियल्स एकेडमी जो कि कैंट एरिया में स्थापित था, तो वहाँ मेरी स्कूलिंग हुई। और 3 भाई हैं हम लोग, सबसे बड़ा मैं हूँ। और फिर उसके बाद मैं देहरादून गया ग्रेजुएशन करने के लिए। तो ये वो लाइफ मैंने आपसे बताई है जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, उससे पहले का जो जीवन है ये वो है। और फिर कॉलेज जाने के बाद तो फिर तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा, अफ़गानिस्तान भी जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि कई सारे मोड़, जैसा कि मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में आपने स्कूल के दिनों से ही बड़े खुराफात रहे, कॉलेज के दिनों में भी आपकी काफ़ी चर्चाएं हुई। तो ये कॉलेज वाला क्या कहानी है? लोग कहते हैं कि आपने चुनाव जीतने के लिए, छात्र संघ का चुनाव जीतने के लिए खुद की किडनैपिंग करवा ली। नहीं, वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। खैर, तो जब आप छात्र जीवन में होते हो तो थोड़ा सा हंगामेबाज होते हो, बट मैं उतना अपने आप को हंगामेबाज नहीं मानता जितना आज के स्टूडेंट्स करते हैं। हमारे तो मन में और व्यवहार में हमेशा अपने जो टीचर्स थे उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रही है और जो मैनेजमेंट है उसके लिए भी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टफुल मैनर से ही हमने काम किया। और जो वो आप किडनैपिंग की जो आप बता रहे हैं क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या है कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो एक्चुअली में क्या है कि जो उनको लगा कि भाई किडनैप हो गया, बट वो ऐसा था नहीं। और यही कारण है कि जो, क्योंकि उस समय पुलिस भी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, क्योंकि जब किडनैपिंग का नाम आएगा तो पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो फिर वो बाद में जो है पूरी चीज़ें जो है रिजॉल्व हो गई और वो यही बात सामने चुनाव जीते थे कि हार गए थे? नहीं, चुनाव में मेरा सेकंड नंबर आया था, रनर रहा था मैं। और जो जीते थे सौरभ थपलियाल जी, तो आज वो देहरादून के मेयर हैं अभी। अच्छा। अच्छा, क्या कॉलेज के दिनों से ही ये खबर आपके दिमाग में चल रहा था कि फूलन देवी की हत्या करनी है, या फिर कैसे आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? क्योंकि लोकसभा के सांसद थे फूलन देवी और फूलन देवी की हत्या का आरोप आपके ऊपर लगे थे। देखिए, जो फूलन देवी की हत्या का आरोप है, नो डाउट मुझ पर लगा, लेकिन उनकी हत्या किसने की, मैंने की या नहीं की, ये जो है, क्योंकि अभी मेरा जो ये जो केस है ये अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं, तो वो भगवान का रूप होते हैं जब वो अपने चेयर पर बैठते हैं। तो जब आपका कोई केस जो है भगवान जैसे व्यक्तित्व के पास विचारधीन हो, तो अपनी राय व्यक्त करने का मुझे जो है अधिकार वो मेरा समाप्त हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा कहना है कि मुझे पुलिस ने झूठा इस केस में फंसाया और इसके कारण मेरे लाइफ का जो है बहुत लंबा समय जो है वो बर्बाद हुआ, हानि हुई उससे मुझे। तो अब किया नहीं किया, बाकी जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स जो फैसला देंगे वो स्वीकार करेंगे। ये तो कोर्ट की बात हो गई, लेकिन आपने तो खुद ही दावा किया था कि मैंने फूलन देवी की हत्या की है। तो वो जो दावा किया था उसमें फिर गोली कैसे चलाई थी? कितनी गोली चली थी? कैसे मारी गई थी फूलन देवी? जी जी, देखिए, जो वो दावा किया गया था वो एक्चुअली क्या है, पुलिस कस्टडी में वो बयान दिया हुआ है। और क्योंकि उस समय सभी मीडिया हाउसेस ने यही बात चलाई थी कि भाई मैंने मारा है, ऐसा बयान टीवी चैनल्स पर चले थे। बट वो कोर्ट में भी और लॉजिकल वे में भी जब वो सामने आई चीज़ें, तो ये पता चला कि भाई ये एक पुलिस थाने में दिया हुआ बयान था। और इसी कारण से जो कोर्ट है उसने भी उसको मतलब एडमिट करने के लिए मना कर दिया। मतलब कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जो पत्रकार और जो मतलब कैमरामैन थे, जो रिपोर्टर कैमरामैन थे, क्योंकि वो इस चीज़ के गवाह भी बनाए गए थे पुलिस के द्वारा। तो लेकिन उन्होंने कोर्ट में बताया कि ये जो बयान है शेर सिंह ने थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में दिया था। तो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है पुलिस कस्टडी में दिया हुआ बयान की कोई मान्यता नहीं है। और वैसे भी अगर आप हो या मैं हूँ या कोई भी व्यक्ति हो, जब पुलिस कस्टडी में इंसान होगा तो मुझे लगता है कि अगर वो ये कहेंगे कि भाई महात्मा गांधी जी को भी आपने मारा है, तो वो भी आपको बोलना पड़ेगा। तो इसलिए वो चीज़ें एडमिसिबल हुई नहीं कहीं पर भी। अच्छा, उस दौर में बहुत चर्चा हो रही थी क्योंकि फूलन देवी एक सामाजिक न्याय की एक प्रतीकात्मक, लोग उसको देखते रहे थे लोकसभा में जब वो चुनाव जीत कर आई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि फूलन देवी के ऊपर बहुत उस समय प्रताड़ना हुई थी, इस वजह से फूलन देवी बनी थी। किसी भी तरह की हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने कई बार, आपके बारे में मैंने सुना है और आपने कहा भी है ये कि फूलन देवी ने जो हत्याएं की, जिसमें 22 ठाकुरों की उसने ज़िंदगी ली, वो उन लोगों ने उसके साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं था। ऐसा भी कुछ था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि उन्होंने फूलन के साथ कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन इसमें और एक करेक्शन की ज़रूरत है, जो कि बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की जो मीडिया है वो पिछले 45 सालों से लगातार झूठ परोस रही है, गलत इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रही है। वो क्या दे रही है कि मरने वाले सभी ठाकुर थे, जबकि जो भेमई कांड है उसमें जो मरने वाले लोग हैं उसमें दलित व्यक्ति भी है, पिछड़े समाज का भी है, मुस्लिम भी है और ठाकुर भी हैं।
और मैं बाकायदा उनके नाम आपको बता देता हूँ कि जो दलित समाज से जो व्यक्ति फूलन के द्वारा, उसके गैंग के द्वारा जो मारा गया है, उसमें उनका नाम था राम अवतार कठेरिया। तो वो धानक समाज से थे। और जो पिछड़े समाज का था उनका नाम था तुलसीराम मौर्य। और जो मुस्लिम था उनका नाम था नज़ीर खान। और इनके फैमिली मेंबर्स ने बाकायदा अपना अपना जो आयोग है इनका, उसमें एप्लीकेशंस भी लगाई थी समय समय पर कि हमें न्याय नहीं मिला है, जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिले हैं, दलित समाज से हम हैं या पिछड़े समाज से हम हैं। तो आज भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, क्योंकि वो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। ये जिनका मैंने आपसे नाम बताया, जब इन लोगों की हत्या की गई उस भेमई कांड में, तो ये लोग वहाँ पे मजदूरी करने के लिए गए हुए थे। तो ये तो मजदूर थे, किसान लोग थे जो फूलन के द्वारा भेमई कांड में मारे गए हैं। लेकिन क्या है कि बहुत सालों से ये झूठ प्रचलित किया गया और इसको इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जो है शुरुआत की इसकी हमारे देश को बदनाम करने के लिए। और दुर्भाग्य ये है कि जो भारतीय मीडिया है वो भी सिर्फ उसके पीछे पीछे चला। उसने कोई जांच या कोई किसी तरह की अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन या जो उसका धर्म था पत्रकारिता का, उसको उसने फॉलो नहीं किया। ये बिल्कुल देखिए, हर चीज़ आज भी मौजूद है, आज भी वो गांव मौजूद है, आज भी जिन लोगों की उसमें भेमई कांड में हत्या की गई उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के मीडिया को, यूट्यूबर्स को एक ऑफ़र देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ कि वो मेरी बात को जो है असत्य साबित कर दें कि मरने वालों में दलित, पिछड़े, मुस्लिम नहीं थे। तो फिर ठाकुर को ही ऐसा क्यों बोला गया कि सारे ठाकुर मारे गए, ठाकुरों ने अत्याचार किया? अगर आप ऐसा नहीं बोलोगे तो फिर कहानी में मसाला नहीं जुड़ता ना। देखिए, फूलन ने भेमई कांड किया, ना तो फूलन अकेली महिला डकैत थी, ना ही इस तरह का कोई कांड जो है वो पहली बार हुआ था या उससे पहले या उसके बाद में कुछ नहीं हुआ। वहीं पर ही जो बीहड़ इलाका है वहीं पर ही एक महिला डकैत थी, उसका नाम था कुसुमा नाइन। वो भी एससी समाज से थी, दलित समाज से थी। कुसुमा नाइन ने एक अस्ता कांड किया। जैसे भेमई कांड है तो उसको बोलते हैं अस्ता कांड। उसको ऐसा बोला जाता है कि इसके रिवेंज में, क्योंकि वो उसके एंटी ग्रुप में थी, जो श्री राम लाला राम का ग्रुप था एक डाकुओं का, जो फूलन के एंटी था, जिसके ऊपर ये आरोप था कि भाई फूलन का इन्होंने गलत इसके साथ बिहेव किया, तो वो कुसुमा नाइन उनके साथ थी। तो कुसुमा नाइन और श्री राम वगैरह ने जो है ये हत्याकांड किया, अस्ताकांड। तो उसमें जो है 14 मल्लाह समाज के लोगों की हत्या की गई, उसमें कुछ लोगों को अंधा तक कर दिया गया। तो आप ये बताइए कि क्या वो जो मल्लाह समाज के जो भाई जिनकी हत्या की गई अस्ताकांड में, तो क्या वो डाकू थे या फिर कोई वो बलात्कारी थे? तो ये तो वहाँ पे एक तरीके से डाकुओं का कल्चर था कि अपने गैंग का भय कायम करने के लिए, इलाके के अंदर डर का माहौल पैदा करने के लिए, अपने गैंग का नाम करने के लिए वो इस तरह के बड़े बड़े हत्याकांड करते थे। और फूलन ने भी अपने गैंग का नाम करने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए जो है ये हत्याकांड किया। इसमें इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि फूलन के साथ किसी ने गलत किया, क्योंकि हम लोग क्या सुनने में हमारे आता है, क्या चीज़ प्रचलित है कि फूलन के साथ छोटी उम्र में शादी हुई, फूलन के ज़मीन पर कब्जा किया गया, फूलन को डकैतों के द्वारा उठा लिया गया। तो आप बताइए, छोटी उम्र में शादी की तो वो उसके माता पिता ने की, उनके पति ने उनके साथ बदतमीज़ी की तो वो उनके पारिवारिक मसला था और वो उन्हीं के समाज का ही जो है व्यक्ति था, जो उनका पति था। तीसरा बोला जाता है उनकी ज़मीन पर कब्जा किया, तो उनके ज़मीन का जो डिस्प्यूट था, जो फूलन के सगे चाचा का लड़का है, मतलब उनका कज़न ब्रदर, तो उसके साथ उनका फैमिली डिस्प्यूट था ज़मीन का। उसी के ही मुकदमे पर फूलन पहली बार जेल गई। लेकिन फूलन के साथ और भी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है फूलन के साथ यही पारिवारिक चीज़ें, फूलन के साथ रेप भी हुआ है। और उस दरमियान अब सोचो, एक महिला जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ हो, उसके मनस्थिति पर क्या गुजरी होगी।
ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठाकुरों ने नहीं किया या उन लोगों ने नहीं किया, ये अलग चीज़ है, लेकिन फूलन के साथ भी अन्याय हुआ। मैं इसमें इस बात को स्वीकार करता हूँ कि फूलन के साथ भी काफ़ी अन्याय हुआ है लाइफ में, लेकिन ये कहना कि उनके साथ रेप किया गया, इस बात के ऊपर कोई बहुत बड़ी सत्यता नहीं है। आपको बता दूं कि जब वो डाकू गिरोह में खुद शामिल हुई, जो विक्रम मल्ला था, जो कि डाकू था, वो उनका सगा रिश्तेदार था। तो ये जो बात फैलाई जाती है कि डाकू उनको उठा के ले गए, ये गलत है। वो अपने फैमिली डिस्प्यूट से खुद इतना ज़्यादा उसको परेशान बोल लीजिए या उससे वो निकलने के लिए वो खुद विक्रम मल्ला के साथ गई, विक्रम मल्ला से उन्होंने शादी की, और जब वो विक्रम मल्ला के साथ चली गई तो उनका डाकू वाला जो जीवन था वो स्टार्ट हो गया। तो उसमें आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ेगी, आपको जो है उसके जो लाभ होंगे, आपका मान लीजिए नाम होगा या आपका डर पैदा होगा तो वो उसको बेनिफिट्स भी मिलेंगे और आपको परेशानियां भी झेलनी पड़ेंगी। तो जब वो डाकू बन गई तो तब डाकू वाली लाइफ में उनको जो ये हुआ है सब, ये उनको झेलना पड़ा। लेकिन जो कुसुमा 9 थी, जो उनके एंटी गैंग की थी, जब विक्रम मल्ला को इन लोगों ने मारा तो तब फूलन को पकड़ा और तब थोड़ी बदतमीजी वगैरह की गई, लेकिन रेप नहीं था उसमें। और लेकिन अगर मैं आपकी ही बात को मान लूँ कि भाई उनके साथ गलत हुआ, रेप हुआ, तो मैं ये पूरे मन से ये बात बोलता हूँ कि ये बहुत गलत घटना थी। किसी भी महिला, किसी भी हमारी बहन के साथ ऐसा होगा तो ये गलत है, लेकिन आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप पूरे भारत के ऊपर बम फेंक देंगे। अगर डाकुओं ने फूलन के साथ गलत किया, भाई डाकू गिरोह की खुद की आपस की रंजिश थी, वो रंजिश में अगर डाकुओं ने एक दूसरे के साथ गलत किया, किसी की हत्या कर दी या किसी ने आपस में एक दूसरे के साथ शारीरिक शोषण कर दिया, बदतमीज़ी कर दी, क्योंकि डाकुओं का तो एक कल्चर है, तो आप उसका जो रिवेंज है वो गांव के किसान मजदूरों के साथ तो नहीं ले सकते। अब ये एक अभी देश में टेररिज्म होता है, कश्मीरी टेररिस्ट निकलते हैं, कोई नक्सलाइट मूवमेंट चलाता है, वो कहता है जी मेरे को बड़ा प्रताड़ित कर दिया, तो अब वो दिल्ली आता है और बम फेंक देता है, बस में बम लगा देता है कि भाई पुलिस ने मुझे परेशान कर दिया था या मेरे को फला समाज ने परेशान कर दिया। कई मुस्लिम युवा जो भटक जाते हैं, बाटला एनकाउंटर में जो लोग अरेस्ट हुए थे, है ना, तो उन्होंने कहा जी गुजरात में ऐसा हो गया था। वो यासिन भटकल बोलता है कि भाई हमारे धर्म के साथ ऐसे ऐसे देश में गलत हो रहा है, इसलिए मैं बम फोड़ देता हूँ। आपकी ही बात को मैं फिर से पलटता हूँ। मैं आपने जो बात कही, मैं अब वही बात मैं आपसे कहता हूँ। आपने जिस तरीके से ये फूलन के बारे में कहा, मैं अब आपके बारे में कहता हूँ। आपके ऊपर जो आरोप लगे, आपने कहा फूलन देवी की हत्या हमने इसलिए की क्योंकि उसने वैवाहिक में 22 लोगों की हत्या की। तो न्याय की एक व्यवस्था होती है, वहाँ न्याय की कोर्ट में, अदालत में उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी जिनने हत्या की थी, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। आपके ऊपर क्या सवार था कि आपने जाके फूलन देवी की हत्या का आरोप अपने ऊपर लिया और उसके बाद उस घटना का जिक्र किया जिस घटना में मतलब दशकों पहले वो घटना घट चुकी थी, और उसका बदला आपने ये कहा कि ठाकुर होने के नाते मैंने ठाकुरों की ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। देखिए, मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैंने फूलन की हत्या नहीं की। फूलन की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है और पुलिस ने इसमें मुझे ज़बरदस्ती फंसाया, ये कह लीजिए आप। अब आप आ जाइए कि जो जिसने भी की है, मैं उस बात को ना तो जस्टिफाई कर रहा हूँ और ना ही कोई उसके लिए अपना कोई विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फूलन ने जिन लोगों की हत्या की, उनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसकी लाइफ को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो लोग जिम्मेदार नहीं थे। जिसके ऊपर फूलन देवी का आरोप लगा, चाहे वो मैं हो या फिर कोई भी व्यक्ति ने जिसने किया हो, उसने ऐसा नहीं किया कि जो फूलन की बिरादरी है
उसके ऊपर बम फेंक दिया हो ले जाके, या किसी गांव के ऊपर फेंक दिया हो और उसको ये पता ही ना हो भाई फूलन के द्वारा वो जो दलित है, वो जो पिछड़ा समाज का है, वो जो मुस्लिम है, वो क्यों मारे गए। क्योंकि फूलन ने जो बदले की भावना थी उसमें ये नहीं देखा कि भाई किसी ने मेरे साथ गलत किया कि नहीं किया, उसने डायरेक्ट अटैक कर दिया और मार दिया बेवजह। लेकिन जिसने फूलन की हत्या की उसने एक पर्पस के लिए की। मान लीजिए उसको ऐसा लगा, उसने ऐसा तो नहीं किया ना कि भाई किसी धर्म, किसी देश, किसी जाति वर्ग को अटैक किया हो। उसने एक इंडिविजुअल व्यक्ति को ऐसा लगा कि भाई फूलन ने ऐसा किया, अगर आप मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभी तो ये भी क्लियरिटी नहीं है कि इसके पीछे रीज़न क्या रहा होगा, मकसद क्या रहा होगा। हो सकता है फूलन का प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो या कोई और प्रॉब्लम हो। लेकिन मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए, जिससे कि लोग इस चीज़ को समझ सकें कि फूलन का मर्डर फूलन के किसी एक्टिविटी के कारण मान लीजिए पुलिस ने दिखाया, लेकिन फूलन ने जिनको मारा उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। फूलन का जो रीज़न है भाई, मान लीजिए जो श्री राम लाला राम थे जिन्होंने फूलन के साथ अत्याचार किया, जैसा कि वो खुद बताती थी, तो उनको श्री राम लाला राम को मान लीजिए वो मार देती, तो फिर वो थोड़ा फिर भी जो है ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ तो जस्टिफाई नहीं होता, बट सामाजिक रूप से होता। हम फूलन की बात को यहीं छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फूलन की हत्या के ऊपर जो उस समय की चर्चाएं थी, उस चर्चाओं में आपके ऊपर आरोप लगे थे। आपने उसके बाद आपको तिहाड़ जेल भी रहना पड़ा था लंबे समय तक। अब बात करते हैं तिहाड़ जेल की। तिहाड़ जेल में जहां आप रहते थे, उस बैरक में अफजल गुरु भी रहता था। क्या है कि मैं तिहाड़ में पूरा समय हाई सिक्योरिटी वार्ड में रहा हूँ। तो जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है उसमें सेल होते हैं, मतलब कमरा बोल लीजिए। तो जैसे किसी जेल में जो है वो 10 सेल हैं, किसी जेल में 12 सेल हैं, किसी में 20 हैं। क्योंकि जो तिहाड़ जो प्रिज़न है एक्चुअली क्या है, वो एक जेल नहीं है, वो 8 जेलों का एक समूह है। जैसे सेंट्रल जेल नंबर 1, सेंट्रल जेल नंबर 2, तो इस तरीके से 8 जेलें हैं और 8 की 8 जेल का अलग जो है पूरा मैनेजमेंट है और अलग अलग जेल में अलग अलग हाई सिक्योरिटी वार्ड है। तो जो हाई सिक्योरिटी प्रिजनर है उनका क्या है कि समय समय पे ट्रांसफ़र होता रहता है। मान लीजिए आज जो 1 नंबर जेल की हाई सिक्योरिटी में है, हो सकता है 6 महीने के बाद उनमें से कुछ लोगों का 4 नंबर में हो जाए, 4 नंबर वालों का 3 नंबर में हो जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि मैं जेल में करीब 13 साल जेल में रहा हूँ और अफजल गुरु भी काफ़ी लंबे समय जेल में रहा, तो जैसे आपस में मिलना जुलना, हाँ, ट्रांसफ़र के तहत जो है वो कई बार मेरे साथ रहे हैं। जब उनको फांसी दी गई, जिस दिन उनको फांसी हुई, तो इत्तेफाक से जेल नंबर 3 के हाई सिक्योरिटी वार्ड में मैं भी था और तिहाड़ में जो फांसी कोठी है वो 3 नंबर जेल में ही है। तो तब अफजल गुरु 1 नंबर सेल में था और इत्तेफाक से एक दिन पहले मैं ही 1 नंबर सेल में था। तो जो जेल सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने कहा कि भाई शेर सिंह आप जो है आगे के सेल में चले जाओ, तो अफजल को इधर कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब साधारण प्रोसेस है जेल का, सेल आपस में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, कुछ समय के बाद जेल ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो अब जब अगले दिन सुबह 6 बजे वहाँ पर लॉकअप खुलता है, तो जब 6 बजे लॉकअप खुला तो देखा कि अफजल को बाहर निकाल लिया गया और जो दूसरे सेल थे उनको, उनका ताला जो है वो लॉक जो है वो खोला नहीं गया। तो फिर सब लोग समझ गए कि भाई ये तो, क्योंकि जो फांसी कोठी थी उसमें काफ़ी समय से तैयारियां चल रही थी। जैसे उसका फट्टा वगैरह गल गया था तो उसमें रिप्लेस हो रहा था वो, और रस्सी वगैरह को, मतलब चर्चाएं चल रही थी कि भाई यहाँ पे किसी को दिया जाएगा, टांगा जाएगा। तो अब वही था वहाँ पे भाई जिसको फांसी की सज़ा हुई भी थी। नहीं, ये कहा जाता है कि रात को आपने कहा खाना नहीं खा रहा था अफजल, तो फिर आपने कहा कि खाना खा लो, या नहीं, क्या हुआ कि एक दिन पहले जो है मुलाकात आई थी, घर वालों से मुलाकात का दिन होता है, ट्यूसडे और फ्राइडे होता था तब। तो
उस दिन मुलाकात का दिन था, एक दिन पहले, उसकी फांसी से एक दिन पहले। तो एक कश्मीरी था, मेरे ख्याल में तारिक नाम था उनका, तो तारिक और मेरी मुलाकात थी। तो मुलाकात से क्या है, खाना वगैरह घर से आता था, तो हम लोग खाना लेकर जब अंदर आ गए वहीं हाई सिक्योरिटी वार्ड में, तो जैसे तारिक की मुलाकात थी तो उसके घर से भी खाना आया हुआ था। तो वो लोग क्या एक साथ बैठ के खाते थे, जो कश्मीरी लोग थे, जैसे 4-5 थे उस समय वहाँ पे, और हम लोग जो हमारा जैसे जो हमारे साथी थे या हमारे परिचित थे, तो हम लोग भी आपस में बांट के खा लेते थे। तो उसके घर से जो है पनीर वगैरह की सब्ज़ी आई हुई थी तारिक के यहाँ से, तो वो लोग बाहर ही बैठ के खा रहे थे। तो थोड़ा सर्दियों का दिन था, तो बाहर मतलब सेल का एक हिस्सा बाहर का हिस्सा होता है, वहाँ बैठ के खा रहे थे। तो मैं और एक था उसमें, तो वो हम लोग घूम रहे थे। तो अफजल ने कहा खाना खाते हुए कि ये जो पनीर की सब्ज़ी है, इसमें से कुछ सब्ज़ी कल के लिए रख लेते हैं, कल खा लेंगे। तो जो मेरे साथ घूम रहा था, तो वो घूमते घूमते उसके हमारे कान में ये बात आई, तो वो रुका। तो उसने कहा अरे अभी खा ले, कल हो सकता है टांग दें तुझे। तो वो जो दूसरे लोग थे वो कहने लगे कि, उसका मिराज था नाम जिसने ये बोला, तो वो कहने लगे कि अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, खा लो खा लो। तो मेरे से कहने लगा मिराज जो है, वो कहने लगा कि इसका कभी भी नंबर लग सकता है, बता सब्जी बचाने के चक्कर में लग रहा राणा जी। तो अब उसके मुंह से जो है समझ लीजिए सरस्वती जी बैठी थी उसके मुंह पे, और अगले दिन जो है उनको फांसी दी गई फिर। तो वो ये वाक्य है मतलब। अच्छा, तिहाड़ की कुछ और ऐसी कोई दिलचस्प कहानी जो गुदगुदाता हो, क्योंकि देखो 13 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता है। 13 साल में लोग तो अगर पहली क्लास से शुरू करता है तो यूकेजी एलकेजी 12th पास कर जाता है। ऐसे में आपने उतना वक्त बिताया, तो ऐसी कोई बात होगी जो गुदगुदाती होगी, जो कि परेशानी वहाँ पर पूरे पूरे बैरक में हंगामा मच गया होगा। देखो ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, क्योंकि जब आप इतना लंबा समय एक जगह पर बिताते हैं तो उसमें आपकी अच्छी यादें भी होंगी, ख़राब यादें भी होंगी, कोई दिन अच्छा रहा होगा, कोई दिन बुरा रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। तो उसमें से मैं एक घटना जो है उसका ज़िक्र करता हूँ। वैसे तो बहुत सारी हैं, हम लोग क्या, हमारा तो रोज़ जैसे एक क्लब नहीं होता, अब क्लब में बैठ के लोग जो है फिर गप्पेबाजी मारते हैं। अब वहाँ तो खाली हैं लोग, तो जैसे वहाँ पे कश्मीरी आतंकवादी भी हैं, खालिस्तानी मूवमेंट के लोग भी हैं, नक्सलाइट भी हैं, जो अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लोग हैं वो भी थे। अच्छा, मैं जो हूँ एक न्यूट्रल पर्सन था भाई, ना मैं टेररिज्म लाइन का हूँ, ना मैं अंडरवर्ल्ड के लाइन का हूँ, ना किसी नक्सली मूवमेंट या किसी से रिलेटेड। तो क्या है, सबके अपने अपने नज़रिए, अपनी अपनी बातचीत होती थी। तो मेरी बातचीत हमेशा भाई देश के पक्ष की होती थी। और तो मुझे जो है कई लोग ये बोलते थे ये तो संघी है, ये तो आरएसएस का बंदा है, ये तो संघी व्यक्ति है, उस मेंटेलिटी का है। क्योंकि मैं हमेशा बात करता था अपने देश की। जैसे कि कश्मीरी आतंकवादी जो हैं, मतलब क्या होता था, वो मुझे छेड़ देते थे कि भाई राणा जी से पूछो। तो क्या हुआ कि जैसे कई बार जो है कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा जो है नहीं, थोड़ा कोई अटैक हो गया तो उसमें हमारे मान लीजिए जवान शहीद हो गए। तो एक मेरे साथ थे जगतार सिंह हवारा जी, तो हवारा साहब जो है इसमें ये बेअंत सिंह हत्याकांड में थे। तो वो जो है जैसे आपस में बातचीत करते थे, तो वो मुझे जान के ले आते थे वहाँ कश्मीरियों के पास, और जान के बात छेड़ के और ख़ुद तो घूमने मतलब घूमने लगते थे, और मेरे को उनसे भिड़ा देते थे। आप ये कह रहे हो कि मतलब जेल के अंदर भी ये खालिस्तानी जो टेररिस्ट थे, उनका और कश्मीरी अलगाववादी कश्मीरी टेररिस्टों का आपस में बहुत मधुर संबंध होते थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो ये एक्चुअली क्या है, अगर किसी से आपके मधुर संबंध रहेंगे तो वो मूवमेंट के कारण नहीं होंगे, वो तो आपके जो निजी नेचर है ना, क्योंकि वहाँ पे आदमी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली रिलेशन नहीं बनाता, क्योंकि उसको वहाँ पे टाइम पास करना है। वहाँ पे आदमी रिलेशन मेंटेन करेगा आपके निजी
स्वभाव को देखकर। भाई अगर मान लीजिए आप सेम मूवमेंट के हो लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है या उल्टा सीधा आपका खाना पीना रहना सोना है, तो आपका दूसरे से नहीं बन पाएगा, भले ही आप खालिस्तानी मूवमेंट के ही क्यों नहीं व्यक्ति हो। मैंने ये देखा है कि एक ही मूवमेंट के लोग, जैसे कश्मीरी मूवमेंट के लोग ही आपस में उनकी इतनी कटुता थी मन ही मन कि वो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे और किसी दूसरे व्यक्ति से वो लोग अच्छे से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इधर हाल के दिनों में हमने वहाँ के एक अधिकारी की किताब, बायोग्राफी या फिर उनके ऊपर बनी एक बायोपिक, उस पे ये चर्चा हुई थी और उसमें उन्होंने एडमिट किया था कि कई बार वहाँ हाई सिक्योरिटी प्रिजन जो है वो, क्योंकि या तो बहुत ख़तरनाक हैं या बहुत प्रभावशाली भी होते हैं, कई सारे ऐसे बड़े बड़े मामलों में वहाँ लड़कियाँ भी आती थी उन लोगों के लिए रात में। नहीं, देखो ये वहाँ पे एक असंभव बात है और मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। और हाई सिक्योरिटी वार्ड में तो खैर ये इम्पॉसिबल है। और मैं आपको बता दूँ, हाई सिक्योरिटी वार्ड में मतलब जेल के अंदर 3-4 कैटेगरीज़ हैं। जेल के अंदर क्या है, जो वीआईपी लोग हैं, आप जिनको वीआईपी बोलेंगे, वो कभी हाई सिक्योरिटी वार्ड में नहीं रखे जाते, तो क्योंकि हाई सिक्योरिटी वार्ड में तो बहुत ज़्यादा बंदिश है। वहाँ पे तो आतंकवादी या अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड जो लोग हैं वो लोग रखे जाते हैं, या किसी का बड़ा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस रहा हो। जो वीआईपी लोग हैं जो कि आर्थिक क्राइम में जेल में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए सहारा साहब थे या फिर 2G स्कैम वाले थे या फिर इस तरीके के जो भी लोग हैं, वो लोग तो जेल में कोई मान लीजिए एक वीआईपी वार्ड बनाया हुआ है या किसी अलग जो जनरल वार्ड है उसी में ही उनको एक थोड़ी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देके उनको तो वहाँ पे रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, लड़की आना तब भी असंभव बात है जेल के अंदर। अब आप आ जाइए जेल का जो बाहरी हिस्सा है, डीओडी जिसको बोलते हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स के जो है वो ऑफिसेज होते हैं, सुपरिटेंडेंट का या जेलर का या डिप्टी जेलर का। तो जो ऑफिस वाला जो एरिया है, देखो वहाँ पर भी क्या है, बहुत बड़ा स्टाफ होता है, तो इतना संभव नहीं है। और जैसे कि उन्होंने सुनील गुप्ता जी की मैंने बात सुनी थी, वो स्पेशली सहारा साहब को लेकर थी। हमारा जो देश का कल्चर है, ये दुर्भाग्य है उसका कि अगर कोई महिला कर्मचारी, जैसा कि उन्होंने कहा कि भाई जो एयर हॉस्टेसेस हैं या जो कुछ महिलाएं हैं वो सहारा साहब से मिलने आती थीं, तो अब ये दुर्भाग्य इसको आप मानिए कि अगर कोई महिला कर्मचारी आपसे मिलने के लिए आ रही है तो लोग जो है उसी नज़रिए से देखते हैं, जबकि वही काम अगर पुरुष कर्मचारी करने के लिए आ रहा है, मान लीजिए फाइल लेकर आपके बॉस के रूम में एक महिला कर्मचारी गई और एक पुरुष कर्मचारी गया, तो बाहर जो बैठे हुए 50 लोग हैं उनकी ये भारतीय मेंटलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो सोचेंगे कि ये महिला कर्मचारी अंदर जा रही है तो कुछ गलत करने के लिए जा रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो अपना काम कर रही है। ये मर्दों की मेंटालिटी के रूप में इसको कहा जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं शेर सिंह जी, कि आपने तिहाड़ में एक लंबा वक्त बिताया, लगभग 13 साल, तो ये आपके पास, आप वहाँ से इतना सुरक्षित बता रहे हैं, इतने सुरक्षित जोन में सेल में रहते थे, भागने की प्लानिंग कैसे रच ली थी? देखिए, भागने की प्लानिंग ये तो मेरी डेस्टिनी थी। मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि ना तो मैं इतना बहुत समझदार हूँ और ना ही कोई ऐसा है कि मेरे कोई 4 हाथ हैं। ऐसी ईश्वर की इच्छा थी और जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब तिहाड़ जेल से जाना है, क्या हुआ कि मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी थे, उनका नाम था गयूर खान और ताजा खान। तो एक दिन ऐसे ही जो आपस में जैसे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा कि भाई अफ़गानिस्तान में जो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि है उसको भारत सरकार वापस लेकर आएगी, अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही हैं। तो वो कहने लगे कि ऐसा तो असंभव है और ये तो हम अफ़गानी लोग ही हैं, तालिबानी लोग ही हैं जो वहाँ से आके आपके देश में
कुछ भी कर सकते हैं और आपके भारत सरकार के बस का ये काम नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई भारत सरकार नहीं करेगी तो मैं जाऊंगा। तो वो और हंसने लगे, कहने लगे कि भाई आप तो आलू खाने वाले लोग हो और हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, जब हम तिहाड़ से नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहे हो, पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दो। तो एक जो ये बातचीत थी, इसने मेरे मन को, मेरे बुद्धि को एक उस तरफ जो है आकर्षित किया, डाइवर्ट किया मेरे माइंड को कि, और इसको मैंने अपने मन पे लिया कि भाई ये तो वाकई में ये बड़े इंसल्ट वाली बात है। मुझे आशा भी थी वैसे तब कि भाई हमारी सरकार इसको लाएगी, क्योंकि जो आरएसएस है उस पर ये संगठन काफ़ी समय से काम कर रहा था कि भाई लाया जाए वहाँ से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, तो अटल जी के खुद की भी इच्छा थी, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐसा बोला था। तो मुझे लग रहा था कि भाई शायद सरकार लाएगी, लेकिन जब मुझे लगा कि भाई शायद नहीं उतनी दिलचस्पी ली जा रही है, तो फिर मैंने अपना खुद का मन बनाया कि भाई मैं जाऊंगा। तो सबसे बड़ी बाधा नो डाउट जो उन्होंने बोला भी था, सबसे बड़ी बाधा तिहाड़ का वो दरवाज़ा ही था जहाँ से सबसे पहले निकलना था। तो फिर मैंने जब मन बनाना शुरू किया तो फिर कई प्लानिंग्स बनाई इसको लेकर, और लोगों को जो दिखता है उससे पहले कई प्लानिंग जो है वो फेल हुई, और फेल होने के कारण ये वाली प्लानिंग में और कठिनाइयाँ भी आई, क्योंकि जब आपकी बात डिस्क्लोज़ हो जाती है। अच्छा, वहाँ पता चल गया था कि शेर सिंह राणा भागने वाला है? हाँ, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबको, बट काफ़ी लोगों को। एक तो क्या है कि 2 लोग थे मेरे साथ, तो वो लोग भी बोलते थे कि भाई हम लोग भागेंगे। तो क्या है कि जब मैं जाता था कोर्ट डेट पर और जब वापस आता था तो वो लोग मजाक बनाने लगते थे, अरे भाई राणा जी आज गए नहीं, हम तो सोच रहे थे आओगे नहीं वापस। तो क्या है कि जब इस तरह से खुलेआम बातचीत होने लग जाए तो फिर बात छुपती नहीं है, वो ऑफिसर्स तक भी जाती है। फिर एक ने तो बाकायदा मेरे लिए एक लेटर लिख दिया था डीजी प्रिजन को कि भाई ये एस्केप होएगा, तो उन्होंने मेरी जो सिक्योरिटी थी वो भी अपग्रेड कर दी थी। लेकिन मैंने बताया कि ये एक डेस्टिनी होती है, ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि मुझे जेल से निकाला जाए। और आप ये देखिए कि उससे जो पहले की जो प्लानिंग्स थी, उसमें जो मैंने अपने बुद्धि अनुसार बनाने की कोशिश की थी, उसमें तो बड़े झोल थे। और जब ईश्वर ने अपनी प्लानिंग बनाई तो ना तो मेरे ऊपर कोई खरोच लगी और ना मेरे द्वारा किसी के ऊपर खरोच लगी, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना हमारे सामने वालों को ना हमें। और आराम से जो है गेट खुला और मैं गेट से बाहर भी गया। शेर सिंह जी, आप बड़ी मतलब चतुराई से, या यूँ कहें बड़ी अबोध तरीके से ये कह रहे हैं कि आपकी प्लानिंग को ईश्वर की प्लानिंग बताते हुए आप पूरी चीज़ों को बड़ा सहजता से बोल रहे हैं, लेकिन इतना सहज रहा नहीं होगा। एक बार हम लोग सब फिर जानना चाहते हैं कि वो प्लानिंग किस तरीके से, आपने सुना है अपने दोस्तों को ही उसमें इन्वॉल्व किया था, तो कैसे फ़ोन किया होगा आपने, जैसे उनको बात करने के लिए उनको फ़ोन किया होगा या मिलने आए होंगे, तब आपने बोला होगा ऐसा कर और ऐसे करके हम ऐसे निकल लेंगे। तो वो वाली चीज़ थोड़ा सा अगर आप डिटेल बता सके। देखो, मेरा ऐसा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात तो बिल्कुल सच है कि आपके ग्रह नक्षत्र में सब कुछ जन्म की तारीख में ही तय हो जाता है। ये हमारा हिंदू रीति रिवाज कहता है, सनातन कहता है, लेकिन कर्म तो हम लोग करते हैं। तो नहीं, वो वाली चीज़ ये मैं उस पर आऊँगा। ये सनातन की बात नहीं है। देखो, डेस्टिनी तो हर रिलीजन में है, चाहे उसको कोई माने चाहे ना माने। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के होते हैं, जो किसी भगवान, गॉड, अल्लाह, ईश्वर को नहीं मानते, उनकी भी डेस्टिनी होती है। क्योंकि उसका कारण क्या है, इसको हमें ऐसे महसूस करना चाहिए कि जब आपका जन्म होता है तो जन्म तो किसी के हाथ में निर्भर नहीं है, मतलब किसी के ऊपर आप अपना जन्म कहाँ चाहो। जो दर्शक है हमारे, वो ये जानना चाहते हैं कि उस समय क्या कुछ हुआ था। शेर सिंह कैसे उस तिहाड़ जैसे सबसे दुनिया के सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता है, उस जेल में भी चकमा दे गए। देखिए, हुआ ये, लेकिन वो चकमा मैंने नहीं दिया, अभी बता रहा हूँ। हाँ, वो तो प्रभु ने सब लीला रची। क्या है कि कोर्ट डेट्स पर ले जाया जाता है, रोज़ ही ले जाते हैं।
आप मान के चलिए तिहाड़ में कम से कम डेली करीब 2000 के आसपास लोगों को कोर्ट डेट में पेश किया जाता है। और जो हाई सिक्योरिटी के प्रिजनर्स हैं 15, 20, 25 जो है वो भी डेली कोर्ट में पेश किए जाते हैं। हाई सिक्योरिटी के जो प्रिजनर्स हैं उनके लिए अलग गारद और अलग गाड़ी आती है उनकी सुरक्षा की दृष्टि से। तो क्योंकि मैं भी हाई सिक्योरिटी का ही प्रिजनर था तो मेरी अलग गाड़ी थी और मेरी अलग गारद थी। तो मेरी 14 पुलिस वाले जो है मेरे सुरक्षा के लिए थे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ले जाने के लिए। तो मैंने ये महसूस किया कि भाई जब भी वो कोर्ट डेट पे लेने के लिए आते थे तो वो किसी तरह का जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है इनको जो जेल अथॉरिटी थी इनको दिखाते नहीं थे। तो इसको मैंने काफ़ी जब वॉच मेरे से करवा दिया ऊपर वाले ने, तो मैंने सोचा कि भाई अगर इनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी आ जाएगा तो जेल वाले उसको जो है जब आपस में वो कर ही नहीं रहे हैं एक दूसरे से कि भाई कोई कागज़ का आदान प्रदान, तो मुझे लगा कि भाई ये बड़ा संभव है। तो मैंने कहा अगर कोई और भी आ जाएगा पुलिस की वर्दी पहन के तो वो भी उनको भी दे देंगे, ये कुछ देख तो रहे नहीं है। तो बस मैंने इसमें ये किया कि भाई अपने जो बंदे थे कुछ उनको इसके लिए रेडी किया, उनको समझाया। पहले तो वो बहुत डर गए लेकिन फिर उनका जो मोरल है वो बूस्ट किया किसी तरीके से, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि भाई वर्दी पहन के कैसे आ जाएंगे। तो बस उनको जब बात समझ में आ गई, तैयार हो गए वो लोग, तो ये बताया गया कि भाई पुलिस जो असली पुलिस है वो आएगी करीब 6:45 पे। तो 6 बजे के बाद जो है जेल अथॉरिटी प्रिजनर्स को देना शुरू करती है पुलिस वालों को। तो मैंने कहा आप आ जाना करीब 6:15 और 6:30 के बीच में, जो हम 6:30 तक या 6:35 तक वहाँ से निकल जाएं और 10 मिनट के बाद असली वाले वहाँ पर आ जाएं। अब क्या हुआ कि जब मैं कोर्ट डेट वाले दिन डीओडी में आया तो पूरा प्रोग्राम सेट था, तो मैं वेट करने लगा। तो मैंने सोचा 6:15 तक आ जाएंगे। अब 6:15 बजे 5 मिनट आगे हुए, 6:20, 6:25, 6:30, 6:35 जब हुए तो पहले तो मैं काफ़ी देर से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भाई जल्दी से आ जाएं तो फटाफट काम निपटा के बाहर निकलें। अब जब वो नहीं आए 6:35, 6:40 हो गए, तो मैंने कहा भगवान जी अब मत भेजना, क्योंकि भाई असली वाले भी आने वाले हैं और पता लग रहा वो भी आ गए तो दोनों फिर तो पकड़े जाएंगे। तो वो आए 6:40 के आसपास बिल्कुल। अब वो आ गए तो आप अपना काम को बीच में रोक भी नहीं सकते। मैंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, एकदम से मतलब वही टाइम उनका असली वालों का भी आने का और ये लोग भी अभी आए। तो खैर फिर मैंने मतलब अंदर से प्रभु ने एक ताकत दी और हमने मतलब फैसला किया कि भाई हम फटाफट अपना प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं, फिर जो भी परिणाम निकले उसका। तो फटाफट हमने जो ऑफिशियल वर्क था उसमें, जैसे फ़ाइल लेनी पड़ती है जिसको वारंट बोलते हैं, तो वो जेल अथॉरिटी वारंट प्रोवाइड कराती है और जो खर्चा देती है तो खर्चा उस समय मुझे लगता है कि शायद 17-18 रुपये जो है वो एक डाइट के पैसे मिलते थे, मतलब खाने के पैसे। तो उसने 20 रुपये या कितने रुपए भी दिए, तो शक ना हो इसलिए हमने वो भी ले लिए। तो और फिर फटाफट मतलब ये जो पूरा प्रोसेस था इसको निपटाया। अब निपटाया तो क्या हुआ कि उनके पास जो हथकड़ी थी वो एकदम चमचमाती भी थी, नई बिल्कुल। तो क्या हुआ कि दूसरे प्रिजनर्स को लेने के लिए जो पुलिस वाले आ रहे थे, तो उसमें से एक सिपाही बोला उसको, जो हमारे वाला सिपाही था, तो वो बोला अरे यार ये हथकड़ी कहाँ से लाया, बिल्कुल चमचमा रही, हमें तो देखना पुरानी सी हथकड़ियाँ थमा देते हैं गंदी गंदी सी, तेरे को तो बिल्कुल नई लेके आया जैसे अभी खरीद के लाया हो। तो अब कुछ आंसर जो है वो मैंने खुद ही देने लगा, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ये डर ना जाए। तो मैंने उसको बताया भी था भाई ज़्यादा आपको बातचीत नहीं करनी है। तो मतलब एक ऐसा उस समय ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है भाई शक हो गया या अब तो पकड़े गए।
अच्छा, फिर जो दरबान होता है उसकी नेचर होती है, क्योंकि वो ताला खोलता है जो जेल के दरवाज़ा, उसकी नेचर होती है वो एकदम मतलब हर एक को शक की निगाह से देखना। अगर आप में हल्का सा भी कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसकी आंखों से, उसके व्यवहार से आप वैसे ही जो है पकड़े जाओगे, क्योंकि वो आपके ऊपर हाथ रख देगा, कभी भी हाथ पकड़ लेगा, कभी भी आपके आगे आ जाएगा, है ना। तो उस समय भी ऐसा ही हुआ। मैंने सोचा शायद गए अब तो एकदम से जो है अचानक ही जैसे ताला खोल रहा है, क्योंकि उसको दोनों तरफ के ताले खोलने पड़ते हैं, तो कभी भी वो ताला बंद कर देगा। तो क्या हुआ कि जब ताला खुला हुआ था, जैसे ही हम लोग बाहर निकलने वाले थे, तो आया फटाफट ताला बंद कर दिया। तो मैंने सोचा एकदम से, लेकिन मैंने कहा भाई मुझे तो ये चीज़ थोड़ी जानकारी थी, मैंने कहा ये नया बंदा है, कहीं घबरा ना जाए एकदम से। तो एकदम से फिर वो उधर गया, तो मैंने कहा अभी रुक जाओ 2 मिनट। तो फिर वो वापस आया उधर से, दूसरी तरफ का ताला बंद करके, फिर आके खोला। फिर वो जो वहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर होता है, उसको बोलता है आवाज़ लगा के ना, भाई एक बंदी नाम बताएगा, है ना, कागज़ पे लिखा रहता है, और उस सिपाही या हवलदार जो आपको लेने आया है उसका नाम बोलेगा तेज़ी से, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाले के लिए ऐसा ज़्यादा करते हैं। तो फिर जो है, क्योंकि ऊपर वाले की इच्छा थी, तो हम लोग बाहर निकल गए। निकलने के बाद जो है, उस समय तो मुझे नहीं पता चला कि भाई मेरे पीछे क्या हुआ, लेकिन जब मैं वापस आया 2.5 साल बाद, तो इत्तेफाक से उसी जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, जिनकी जो उस दिन ड्यूटी के मेरे ऊपर लगी हुई थी जिनकी, तो वो मुझे उस दिन मिल गए। तो वो कहने लगे कि शेर सिंह उस दिन मेरी ड्यूटी थी। तो मैंने कहा सर क्या हुआ उस दिन फिर बाद में? तो वो कहने लगे कि यार हम लोग आ रहे थे 6:30 बजे ही, तो कहने लगे कि हमारी गाड़ी हो गई पंचर। तो कह रहे पंचर करा दी थी क्या तुमने ही? तो मैंने कहा सर मैंने तो नहीं। तो मैंने कहा मंगल का दिन था, हनुमान जी ने कराई जरूर। ये बताओ, आपने 20 रुपये या 18 रुपये जो कह रहे हो जेल से मिला था खाने के लिए, या फिर वो मिलता है सबको, जब आप भाग रहे थे, बाहर निकलने के बाद उसी पैसे से चाय तो नहीं पी कहीं तीनों मिलके? नहीं नहीं, हम लोग तब उस तो पैसे का क्या किया? बाहर निकलने के बाद तो यही होता है, चल भाई तीनों मिलकर नहीं थोड़ा चाय पीते हैं। नहीं, मैं तो खैर चाय तो मैंने लाइफ में नहीं पी कभी। अभी आपने ऑफ़र करी थी तब भी नहीं पी, देखा आपने। क्या हुआ कि बाहर निकलने के तुरंत बाद तो क्या हुआ कि एक हनुमान जी का मंदिर था। तो मंदिर में मतलब वो मंदिर के बाहर जो है बंदर थे काफ़ी ज़्यादा ना, तो केले खरीद के और बंदरों को खिला दिए, और बस उसके बाद तो फिर मैं बॉर्डर क्रॉस कर गया था। तो ये बॉर्डर क्रॉस कैसे कर लिया? बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, या कौन से रास्ते से निकल गए थे छुपके को किनारे किनारे? नहीं, अपने देश में तो पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बॉर्डर, अच्छा दिल्ली का बॉर्डर की बात। हाँ, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस कर रहा, गाज़ियाबाद की तरफ चला गया। और फिर मैंने सबसे पहला कॉल किया अपने माताजी को। अब तो मेरी माताजी बहुत घबरा गई, बल्कि रोने लगी। वो कहने लगी कि भाई ये तो अच्छा नहीं किया, और तुम जेल से भाग गए हो, और ये क्या ज़रूरत थी इसकी। तो फिर मैंने अपने माताजी को समझाया कि भाई ऐसा है कि मैं अफ़गानिस्तान जाने के लिए मेरा मन है, और उसके लिए मैं जेल से निकला हूँ। मेरे को अफ़गानिस्तान जाके पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी वहाँ से वापस लानी है। तो उनको उतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई वहाँ पे समाधि है, वो है। वो कहने लगे कि चलो ठीक है, अगर देश के लिए कुछ कर रहे हो तो, लेकिन जो है एक तो क्राइम मत करना, गलत काम मत करना। और उन्होंने तो ये कहा कि भाई वापस ही चला जा, लेकिन मैंने कहा देखो अब वापस तो नहीं जा सकता, अब जाना तो आगे की तरफ ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो यहाँ से अफगानिस्तान फिर जाने की कहानी जो थी, आप कह रहे हो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आपने अस्थियाँ वहाँ से लेके आए थे, तो ये कहानी कैसे हुई? ये क्या है? ये क्या है कि जैसे मैं निकल गया, तो अब अफ़गानिस्तान जाने के लिए सबसे पहले तो पासपोर्ट की ज़रूरत थी। तो आपके गृह राज्य से मेरा सौभाग्य रहा कि मेरे को पासपोर्ट मेरा बना। तो मैं गया रांची। तो तब झारखंड जो है वो नया नया राज्य बना था सन 2000 में। तो 2004 की ये घटना है। तो नया राज्य बना था, तो वहाँ पे नया नया पासपोर्ट ऑफिस जो है वो खुला था। तो पहले मैंने पटना गया, बिहार में ट्राई किया, तो वहाँ नहीं बात बन पाई।
तो फिर मैं रांची पहुंचा। रांची में एक एजेंट के थ्रू जो है संजय गुप्ता के नाम से जो है मेरा पासपोर्ट बना, और उस पासपोर्ट पर सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया। बांग्लादेश पहुंच के 3 महीने का मेरा वीज़ा लगा था शुरू में। ट्रेन से गए थे, फ्लाइट से गए थे बांग्लादेश? नहीं, मैं बाय रोड गया। जैसे ट्रेन जो है वो आप ये जो दमदम है कोलकाता का, वहाँ से ट्रेन मिलती है और वो बॉर्डर एरिया तक जाती है। तो बेनापुल बॉर्डर पड़ता है एक, तो उससे करीब 25-30 किलोमीटर दूरी तक स्टेशन है, लास्ट स्टेशन है भारत का। फिर वहाँ से आपको जो है ये जो TSR होता है और इनसे गाड़ियों से जाना पड़ेगा आपको। तो उससे बाय रोड मैंने क्रॉस किया बॉर्डर, और फिर बॉर्डर पहुंच के मैं सबसे पहले वहाँ एक खुलना शहर पड़ता है, तो खुलना सिटी में पहुंचा सबसे पहले। मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बड़ा शहर है। वहाँ पे जाके अब मैं सबसे पहले तो होटल में रुक गया, लेकिन क्योंकि कि मुझे ज़्यादा लंबे समय रुकना था तो होटल में तो बात नहीं बन सकती थी, और फिर मेरे पास बजट की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। घर के लोगों ने जो पैसे दिए थे तो उसी से ही थोड़ा अपना खर्चा चलाना था, छुपाना भी था अपने आप को। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे पहले मैंने सोचा कि एक बेस बना लेता हूँ, फिर आगे की जर्नी जो है वो उसको करूँगा शुरू। तो मैंने वहाँ पे नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी थी, अभी भी है वहाँ पे, तो उसमें इंग्लिश में ऑनर्स में जो है एडमिशन वहाँ पे ले लिया। तो डॉक्यूमेंट कहाँ थे आपके पास? बस डॉक्यूमेंट तो जैसे पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट मिल गए, ऐसे ही जो है उसके भी डॉक्यूमेंट मिल गए। बांग्लादेश तो भारत का भी इन चीज़ों में गुरु देश है, कोई भी चीज़ उपलब्ध है वहाँ पे, तो आप अगर खर्चा करने के लिए तैयार हो। मतलब आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पे आपने इंग्लिश में ऑनर्स में एडमिशन लिया? हाँ, मतलब कुछ कागज़ जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने अरेंज किए, और उसके बिहाफ पे मैंने एडमिशन वहाँ पे लिया इंग्लिश ऑनर्स में। बतौर भारतीय नागरिक के रूप में या बांग्लादेशी नागरिक के? नहीं, बतौर भारतीय नागरिक के रूप में, संजय गुप्ता के नाम से। फिर मैंने ये प्रयास शुरू किया कि कैसे अब मैं अफ़गानिस्तान जाऊं। जब मैंने वहाँ पे एक बेस बना लिया अपना, तो फिर इसके लिए मैं ढाका गया। तो ढाका में पहले मैं अफ़गानिस्तान के एम्बेसी में गया, तो वहाँ जाके एज ए बांग्लादेशी मैंने अपने आप को वहाँ पे शो किया, और डॉक्यूमेंट्स के लिए जानकारी हासिल करी, भाई क्या क्या कागज़ लगेंगे अफ़गानिस्तान जाने के लिए एज ए बांग्लादेशी। तो उन्होंने इतना पेपर वर्क बताया कि बांग्लादेशी बन के तो जाना संभव नहीं लगा मुझे कि भाई मैं जा पाऊँ वहाँ पे। तो फिर वो तो मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसमें वो 5 साल का ITR मांग रहे थे। अब 5 साल का ITR कहाँ से लेके आ जाऊँ, है ना। और भी डॉक्यूमेंट्स चीज़ें ऐसी थी जो बनानी थोड़ी मुश्किल थी। तो मैं एज ए इंडियन मैंने फिर अपना प्रयास शुरू किया। तो मुझे तब ये पता चला कि भाई अफ़गानिस्तान जाने के लिए पहली बात तो ये है कि आप 3 देशों से ही जा सकते हो। एक तो दिल्ली से, मतलब भारत से, एक इस्लामाबाद से, और एक दुबई से। तो अब दिल्ली से मैं जा नहीं सकता था, दुबई से मेरे पास कोई साधन नहीं था, तो मैंने कहा इस्लामाबाद से चला जाता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी में चला गया भारतीय नागरिक के रूप में, संजय गुप्ता के नाम से। तो अब उन्होंने सोचा कि यार ये व्यक्ति इंडियन व्यक्ति है, अफ़गानिस्तान जाने की बात कर रहा है वाया पाकिस्तान, तो उनको जो है शक हो गया कि भाई ये जो है कुछ गड़बड़ है बंदा। तो उन्होंने मुझसे पूछा भाई यहाँ क्या कर रहे हो बांग्लादेश में, खुलना में क्या करते हो। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ और मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करता हूँ, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई बोलने से लोग जो है वो यकीन नहीं करते, क्योंकि कोई भी भारतीय जो है मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश में पढ़ाई करेगा या पढ़ने के लिए जाता होगा। तो उन्होंने कहा कि अरे इनके साथ कहाँ बिजनेस कर रहे हो, और हमारे कुछ लोग हैं, हम आपका उनसे परिचय कराएंगे, और ये तो बंगाली तो धोखेबाज कौम है, ऐसा मेरे को वीज़ा काउंसलर ने बोला जो पाकिस्तान का था। कहने लगा ये तो
बाज कौम है और इन्होंने हमें भी धोखा दे दिया था और हमसे अलग हो गए और कहने लगे कि भाई हैं हम लोग भाई हैं और देखो उर्दू और हिंदी तो भाई बहन है, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और बंगाली बोल बोल के तो मेरा दिमाग पक गया, ऐसे ऐसे करने लगा। और फिर मेरे को ऑफ़र दी उसने कि भाई रमज़ान का समय है तो आफ्टर रमज़ान आप आ जाइए, तो मैं कोशिश करूँगा। वैसे हमने दूसरे देश के व्यक्ति को वीज़ा देना बंद किया हुआ है, लेकिन मैं आपका स्पेशल केस बना के इस्लामाबाद भेजूँगा। तो एक और उसके साथी था, उसने उसका नंबर मेरे को आदान प्रदान करवा दिया, मेरा उसको और उसको मुझे। तो अब ये जो 15-20 दिन या 1 महीने का जो समय था मेरे पास, तो मैंने कहा यार इसको मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, इधर का देखता हूँ कि भाई ये देंगे कि नहीं। तो मैंने, क्योंकि भाई अफ़गानिस्तान का वीज़ा लेने के लिए तो मेरे को इंडिया आना ज़रूरी था, अगर इंडियन तो पासपोर्ट फिर आप इस्लामाबाद गए और वहाँ से फिर आपने वीज़ा नहीं, मैं इस्लामाबाद नहीं गया, मैं वापस भारत आया और मुंबई गया। मुंबई जो अफ़गानिस्तान कौंसलेट था, वहाँ मैंने वो वीज़ा हासिल किया और फिर वापस बांग्लादेश गया। अब जब अफ़गानिस्तान जाना था तो मुझे चूज़ करना था कि कहाँ से जाना है। तो अब क्योंकि के इस्लामाबाद वालों का इनका फ़ोन आया, एम्बेसी वालों का, पाकिस्तान वालों का, तो अब ये मुझ पे दबाव डालने लगे, थोड़ा सा बातचीत करने लगे। तो मैंने इनको ये कह दिया, मैंने कहा भाई आप तो जो है बम फोड़वाते हो। तो कहने लगे कि नहीं आप वहीं रहना, आराम से रहोगे। तो अब इनको क्या है कि पता चल गया कि भाई ये जो है संजय गुप्ता नहीं है, ये शेर सिंह राणा है और ऐसे ऐसे तिहाड़ जेल से एस्केप है। तो जब उनको पता चल गया तो वो अलग अलग तरीके से मेरे को ऑफ़र्स देने लगे। तो फिर मेरी थोड़ी उनसे लड़ाई हो गई। मैंने कहा यार भाई ऐसा है कि आप लोग तो बम फोड़वाने वाले आतंकवादी तो देश इसके हो। बाद फिर आप वहाँ से कैसे गए अफ़गानिस्तान? अफ़गानिस्तान जो है फिर मैं वाया दुबई गया। तो मैं ढाका से एमिरेट्स की फ़्लाइट लेकर पहले दुबई गया और दुबई से काम एयरलाइंस जाती थी काबुल। तो काम एयरलाइंस से फिर मैं काबुल पहुंचा। काबुल पहुंचने के बाद फिर सबसे पहले मैं कंधार गया और कंधार से फिर मैंने खोजबीन करी भाई कहाँ पे इनकी समाधि मौजूद है, और वहाँ पे मुझे नहीं मिली। तो फिर मैं वापस काबुल आया, फिर काबुल से गजनी गया, गजनी से फिर मुझे पता चला कि हेरात है एक जगह, वहाँ पृथ्वीराज की समाधि थी। हाँ। तो फिर मैं हेरात गया। तो हेरात में जो है जो मोहम्मद गौरी थे, एक्चुअली इनका पूरा नाम शहाबुद्दीन गौरी था और इनके बड़े भाई का नाम था ग्यासुद्दीन गौरी। तो वहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी की कब्र नहीं थी, वहाँ पे ग्यासुद्दीन की थी हेरात में। तो हेरात से मुझे पता चला कि भाई ग्यासुद्दीन की तो यहाँ पे है और जो इनका जो भाई है जिसको मोहम्मद गौरी बोलते हैं, तो उसकी जो कब्र है वो गजनी के पास है, देयक में। तो फिर मैं देयक आया, तो देयक में जो है मोहम्मद गौरी की कब्र और उसके बाहर जो है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और जो उनके कवि चंद्र बरदाई जी थे, उन दोनों की समाधि वहाँ पे थी। और जब मैं गया वहाँ पे तो ज़ियारत करते हुए मैंने एक वीडियो शूट भी किया जो यूट्यूब पर भी मौजूद है, शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियो करके। तो मैंने देखा कि अपने जूते चप्पल वो लोग जो है इन दोनों के समाधि के ऊपर उतार देते थे और तब अंदर जाते थे। कई लोग इसमें ये भी क्वेश्चंस करते हैं कभी कभी कि जैसे हम बोलते हैं कि भाई दोनों कब्र बाहर थी और मोहम्मद गौरी की कब्र जो है वो अंदर थी, तो क्या है क्वेश्चन, मतलब है तो वो बड़ा मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन। वो ये बोलते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी और चंद्र बरदाई जी की कब्र क्यों बनाएंगे, है ना, हिंदू लोग कब्र थोड़ी ना बनाते हैं। तो इतनी सेंस होनी चाहिए कि जो आपका दुश्मन है वो थोड़ी ना आपका अंतिम संस्कार बड़े उससे इज्जत सम्मान से करेगा कि पहले देसी घी लाएगा, फिर आपको लकड़ियों के ऊपर रखेगा और फिर आपको अंतिम क्रिया करेगा। भाई वो तो आपका एंटी है ना, आपने उसके सुल्तान की हत्या कर दी है, तो वो तो आपको बेरहमी से मारेगा और बेरहमी से मार के छोड़ देगा कि भाई आपको चील कौवे नोचे और फिर जैसे तैसे करके वहीं पे दबा देगा। दबा दे रहा है ये भी समझो कि उसकी बहुत बड़ी इंसानियत मानी जाएगी। वहाँ पे फिर आपके ऊपर शक नहीं हुआ किसी को? नहीं, आप शक, एक हिंदू रीति रिवाज मानने वाले। देखिए शक भी हुआ
और पकड़ा भी गया, लेकिन ईश्वर की कृपा ने और आप सबके आशीर्वाद ने मेरे जीवन की रक्षा की और 2 बार पकड़ा गया। बल्कि एक बार तो गांव के लोगों ने पकड़ लिया, गांव के अंदर ही, जो ये देयक गांव है यहीं पर ही पकड़ लिया था। और एक बार जो है गजनी जो है शहर में, गजनी शहर में पकड़ लिया था इसी गांव के लोगों ने ही। तो लेकिन बस ऊपर वाला जब बचाने पे आता है तो बचाता है। एक दिन तो ऐसे हालात हो गए थे, दोनों ही बार बड़ी समस्या हुई, लेकिन खैर बचाव हुआ। जब ये गांव में जिस दिन पकड़ा तो काम हमने शुरू करा दिया था। मैं क्या हुआ, अपने आप को मैंने पाकिस्तानी बताया हुआ था। मैंने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और शादाब खान मेरा नाम है और मैं इनकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा कि इसकी मैं रेनोवेशन कराना चाहता हूँ, मोहम्मद गौरी के मकबरे की। पृथ्वीराज चौहान जी या चंद्र बरदाई से रिलेटेड मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। तो उन्होंने कहा ठीक है, करा लीजिए। तो जब काम शुरू कराया तो मैंने सोचा कि जब इसका काम कराऊंगा, यहाँ पे साफ़ सफाई खुदाई करवा दूंगा, इसकी भी खुदाई करवा दूंगा। तो लेकिन 2 दिन बाद काम उन्होंने बंद करवा दिया। बंद करवा दिया तो उन्होंने मुझे, जब मैं गया दोबारा से पूछने के लिए भाई क्यों बंद कराया, तो तब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। और उसमें गांव जो है वो 2 तरह से डिवाइड हो गया। एक कहने लगे कि भाई ये तो जासूस है, और दूसरा कहने लगा कि नहीं, इसको काम करने दो। तो जो बोल रहा था कि भाई ये तो जासूस है, तो उन लोगों ने फिर मेरे से पूछताछ वगैरह करी। लेकिन जो मेरे सपोर्टर थे वहाँ पे, तो उन्होंने थोड़ा उनसे छुटकारा दिलाया और ये निर्णय हुआ कि मुझे जो है वली के पास पेश करेंगे। वली जो है जैसे हमारे यहाँ डीएम होता है, तो उसके पास पेश करेंगे और वो इसमें फ़ैसला करेगा कि क्या करना है। तो उस रात मुझे उन्होंने वहीं पर ही एक तरीके से बंदी बना के रखा, गांव में ही। और अगले दिन जो है सुबह वो मुझे वली के पास ले गए। तो वली ने जो है बातें सुन के, तो वली ने कहा कि भाई ये जो आप पैसा लगाना चाहते हैं ये आप हमारे पास जमा करो, हम रेनोवेशन कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा कि आप 3 महीने के बाद आओ, जब यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसने मुझे जाने दिया, छोड़ दिया। तो लेकिन फिर जब मैं 2-3 दिन के बाद शहर गजनी में जो गांव का ही एक व्यक्ति था, उसकी दुकान थी, तो मैं उसकी दुकान पे गया आगे की कुछ बात करने के लिए। तो फिर मुझे जो है गांव वालों ने पकड़ लिया वहाँ पे। तो वो कहने लगे कि भाई वली ने कहा है कि जहाँ पर भी ये मिले इसको पकड़ लो। उस दिन तो उसने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि भाई वो तो जासूस है और उसको पकड़ लेना। तो उन्होंने मुझे उस दिन पकड़ लिया। लेकिन उस दिन जो है मेरे साथ मार पिटाई भी करी, धक्का मुक्की हुई। लेकिन जो नाटो फोर्सेस है, क्या हुआ कि वो लोग आ गए वहाँ पर, तो उनके डर के मारे कह लीजिए या मेरा भाग्य कह लीजिए, तो उस दिन भी मेरी जान बच गई और वहाँ से मैं भागा और फिर जो है काबुल वापस आया। फिर जब ये सब वाक़ये हो गए और मैंने हर तरह का प्रयास कर लिया, तो फिर लास्ट में मैंने ये सोचा कि भाई अब तो सिर्फ चोरी करना ही एक रास्ता बचा। किसी के थ्रू बातचीत करके या उनको किसी को शामिल करके तो ये संभव नहीं है। तो फिर मैंने रात को वहाँ पे अपना एक साथी बनाया वहाँ पे, और रात को हम लोग गए वहाँ पे। तो पहली बार उसमें भी कामयाबी नहीं मिली और उस दिन बर्फ़बारी होने लगी उस दिन भी। और बहुत नज़दीक पहुँचने के बाद जो है क्या हुआ, वो दिखना बंद हो गया। फिर वापस आया तो दिखने लगा। तो रात के ऐसा करते करते जो है रात का करीब 1:30-2 बज गया। तो जो मेरे साथ बंदा था वो कहने लगा कि भाई अब नहीं जाएंगे, क्योंकि सुबह होने वाली है और ये लोग 4 बजे उठ जाते हैं, तो अब हम कल फिर आ जाएंगे। अब मैं अगले दिन जब उसके पास गया तो उसने मना कर दिया जाने के लिए। वो कहने लगा कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ जाना है तो मैं तो जाता ना, क्योंकि वो तो एरिया ऐसा है कि अगर उन्होंने वहाँ पकड़ लिया हमें तो वहीं गाड़ देंगे हमें। फिर मैंने एक दूसरा बंदा तैयार किया बड़े मुश्किल से, और फिर हम लोग गए। उस दिन हम थोड़ा पहले चले गए। मैं क्या कई बार चला गया था तो मुझे थोड़ा काफ़ी आइडिया हो गया था उस एरिया का। तो फिर हम पहले ही जाके एक बाग में छुप गए वहाँ पे ना। और जब रात को अंधेरा हो गया, 9 बज गए करीब, तो 9 बजे हम लोग निकले बाग से, उस जगह पर गए, खुदाई शुरू करी अपनी, और करीब 2-2:30 बजे तक हमने अपना काम निपटाया खुदाई उदाई से। और जो चीज़ वहाँ से लानी संभव थी, उनकी मिट्टी और जो दूसरी चीज़ें, बल्कि क्या हुआ कि जो मेरे साथ था
उसने क्या किया, हथौड़ा लिया और जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र थी उस पर जाके हथौड़ा मारने लगा। और जैसे ही हथौड़ा मारा मैं एकदम से गया, मैंने कहा ये क्या कर रहा है भाई? कह रहा मैं इसको भी तोड़ देता हूँ। मैंने कहा भाई हम यहाँ पे तोड़ने नहीं आए, हम यहाँ पे अपने पूर्वज की मिट्टी लेने के लिए आए हैं। हम अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर इनमें और हम में क्या अंतर रह गया भाई? ये इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, हम इनकी बेइज्जती करें, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो फिर मेरा ऐसा मानना भी है कि कोई भी जो उसके बाद फिर वो मिट्टी, क्या आप वहाँ से मिट्टी निकाले, अस्थियाँ निकाली, क्या? नहीं, देखिए अस्थियाँ तो नहीं मिली, मैं कहूँ मतलब जो स्केलेटन है वो तो हमें नहीं मिला। तो हमने जो भी 5-6 फुट तक जो खुदाई कर सकते थे वो खुदाई करी और मिट्टी जो है वो उनकी लेकर आए। मिट्टी लेकर आए। जब आप वहाँ से निकल रहे होंगे, आप कह रहे हैं कि बहुत साहसिक कार्य करते हुए आपने वहाँ से मिट्टी निकाली, तो रास्ते में मिट्टी लाते समय इमिग्रेशन या फिर वहाँ चेक में, सिक्योरिटी चेक में मिट्टी नहीं पकड़ी गई? जी, देखिए जब मैं वापस आने के लिए एयरपोर्ट में गया, मैं तो सेम डे ही वापस आया। जैसे रात को ये सब किया तो नेक्स्ट डे 2 बजे की फ़्लाइट थी दिन की मेरी, 2 बजे की क्या 12 बजे की थी शायद। तो सुबह ही मैं 9 बजे के आसपास एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तो वहाँ पे जो तलाशी करने का जो तरीका था वो 2-3 तरीके से था। मतलब वो बाय हैंड भी तलाशी करते थे। मतलब मेरा मानना है कि उनकी तलाशी ज़्यादा हार्ड थी अपने एयरपोर्ट के कंपैरेटिवली। पहले वो हाथ से हर चीज़ तलाशी करते थे, फिर जो एक्सरे मशीन थी उसमें डालते थे। तो हुआ ये कि बाहर जो मेन गेट था वहाँ पर वो हाथों से तलाशी करते थे। तो मेरे पास 3 बैग थे, तो वो क्या करते थे कि एक टेबल लगा के, जैसे 2-3 लोग खड़े हुए एक टेबल के सामने, तो टेबल पर आप अपना बैग रखिए। तो मैंने क्या किया कि जो अपना पहला बैग था वो टेबल के ऊपर रखा। तो मैंने अपने जो भी सामान वहाँ से ला रहा था उसको तीनों अलग अलग बैग में बांट दिया था। तो पहले बैग में क्या है कि एक पत्थर था, जो ये इनकी जो कब्र थी पृथ्वीराज चौहान जी की, इस कब्र के आगे एक पत्थर लगा हुआ था बहुत बड़ा। तो क्या हुआ कि वो उस बैग में था, तो वो पत्थर जब निकाला उसने तो वो बोला कि ये तो एंटीक स्टोन है। तो मैंने कहा कि हाँ। तो कहने लगा कि इसकी वो परचेजिंग स्लिप दिखाइए। तो मैंने कहा कि वो तो नहीं है मेरे पास। तो कह रहा आपने ख़रीदा है ना? मैंने कहा हाँ ख़रीदा है। तो कह रहा कि वो स्लिप दिखाइए। मैंने कहा स्लिप तो नहीं है। तो कह रहा बिना स्लिप के तो नहीं जाएगा। मैंने कहा कि भाई लेकिन मैंने तो ये इतने डॉलर में ख़रीदा है, तो मैं इसको कैसे नहीं आप जाने देंगे? तो उसने कहा कि देखो ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, जो हमारे बॉस हैं उनसे आप पूछ लो, वो कहेंगे तो ले जा लेना। तो उसने क्या किया, वो स्टोन लेकर वो पैदल पैदल उस ऑफिस की तरफ गया। तो मैंने भी अपने दोनों बैग उठाए, मतलब सारे बैग उठाए और उसके साथ साथ वहाँ चला गया। तो जब मैं वहाँ गया उसके पीछे पीछे, मतलब 2 मिनट के बाद गया मैं, जब वो नहीं आया 2-3 मिनट तक, तो मैंने अपने बैग वो जो थे वो तो थोड़ा साइड में रख दिए और मैं खाली हाथ जो है जाके उसके सामने खड़ा हो गया ऑफिस के दरवाजे के। तो वो बाहर आया थोड़ी देर में, तो वो बॉस जो था वो भी था, पीछे पीछे था वो उसके। तो मैंने कहा स्टोन दे दीजिए। तो उसने मना करते हुए उसने कहा कि उनसे पूछो, और वो चला गया। वो तो चला गया। अब वो जो बॉस था, तो मैंने उनको कहा कि सर ये स्टोन मैंने परचेज़ किया है, मुझे वापस दे दो। तो वो कहने लगा कि ये स्टोन नहीं जाएगा, अगर परचेजिंग स्लिप है तो दो, और अगर ज़्यादा बहस करोगे तो मैं आपका पासपोर्ट जो है वो जब्त कर लूँगा, वरना जाओ यहाँ से। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा यार ये पत्थर के चक्कर में सारी चीज़ ना गड़बड़ हो जाए, तो मैं अंदर की तरफ चला गया। तो ये जो पहला जो बाय हैंड की जो तलाशी थी, इससे मेरा उस स्टोन तो मेरे से हाथ से चला गया, लेकिन इससे मेरे को छुटकारा मिल गया। फिर जब एक्सरे मशीन पर मैं गया, तो एक्सरे मशीन के सामने जो है ना शीशा लगा हुआ था ट्रांसपेरेंट, जो अंदर बाहर का दिख रहा था। तो वो जो एक्सरे मशीन पे बंदा खड़ा था, तो मैंने उसको जाके कहा कि भाई मेरा एक स्टोन है वो रखा हुआ है सामने, और ये जो दाढ़ी वाला है इसके पास है, तो आप मेरा स्टोन ये दिला दो। तो वो कहने लगा कि नहीं हम तो नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कि देखो ये सब चीज़ तो उसने अलाउड कर दिया। मिट्टी जो थी, एक लोहे का बोर्ड था जिसमें फ़ारसी भाषा में पूरी तारीख लिखी हुई थी उनके जन्म और उस मृत्यु से रिलेटेड। तो वो मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ तो अलाउड कर दी, वो पत्थर नहीं कर रहा। तो उसने मेरे से
क्रॉस क्वेश्चन किया कि ये कर दिया उसने अलाउड, तो मैंने कहा हाँ ये तो कर दिया उन्होंने। वो बाहर से हमें देख भी रहा था, आवाज़ तो नहीं आ रही थी क्योंकि ग्लास था बीच में, लेकिन वो एक हल्की हल्की निगाह से देख रहा था, और वो भी देख रहे थे कि मैं उनसे बात कर रहा था बाहर। तो उसको लगा कि ये सारी चीज़ उसने अलाउड कर दी, और पत्थर के लिए मैं उसके ज़्यादा वो होने लगा, मतलब चेप नहीं होते, तो उसने उससे यार इसको मुसीबत को भगाओ यहाँ से, क्योंकि बॉस बाहर से देख रहा था। तो उसने कहा ठीक है जाओ तुम, पत्थर नहीं मिलेगा तुम्हें। तो उनका सबका फोकस जो है उस स्टोन की तरफ ही रहा कि भाई ये नहीं मिलेगा। तो मिट्टी के लिए उसने मुझसे पूछा कि भाई ये क्यों ले जा रहे हो, तो मैंने कहा ये मैं यादगार के लिए ले जा रहा हूँ, और उन्होंने अलाउड कर दिया मुझे। तो वो सारा सामान जो है वहाँ से पास हो गया। फिर जो एयरलाइंस वाले हैं वो अपनी खुद की भी तलाशी करते हैं, लेकिन क्या है कि जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उसको आगे कर दिया तो उन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करा, क्योंकि वो सारा सामान मेरे को लगेज में रखना था, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है लगेज में रखने से कोई भी चीज़। तो फिर मैं वापस इस तरीके से आया, और मैं वाया दुबई जो है पहले कोचीन आया, फिर वहाँ से मुंबई आ गया। तो मुंबई जब आए तो कैसे आपने ये बात कैसे बाहर आई कि पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी लेके आया है शेर सिंह राणा, फूलन सिंह का हत्यारा आरोपी? देखिए सबसे पहले तो वहीं पर ही हंगामा मच गया, मैं तो वहाँ से निकल के आ गया। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे जो गांव के लोग थे और वो जो पूरे एरिया के लोग थे, उन्होंने वहाँ हंगामा कर दिया कि भाई एक जासूस ने आके यहाँ पे खुदाई वगैरह करी, और इस तरह से जो है हमारे मतलब धार्मिक स्थान कह लीजिए उसको जो है ऐसे ऐसे नुकसान किया। तो उन्होंने शायद वहाँ पे एक FIR भी लॉन्च कराई मेरे खिलाफ़। तो यहाँ पे आके ये चीज़ मुझे पता भी चल गई थी। यहाँ पे आने के बाद जो है मैंने खुद जो है मीडिया हाउसेस को अप्रोच किया, और जो CD मैंने बनाई थी वहाँ पे, वो CD मैंने उन लोगों को दी, जिसमें मैंने अफ़गानिस्तान से पूरा वो था CD में, और जो खुदाई करते हुए भी पूरा मैंने, क्योंकि मैं हैंडी कैमरा लेकर गया था, अदरवाइज़ भाई लोग कैसे विश्वास करते, लोग बोलते पूरी तैयारी के साथ हाँ, गए थे? नहीं देखिए वो तो भाई, वरना तो लोग ये नहीं बोलते कि पता नहीं गया भी कि नहीं गया, है ना। तो उसके बाद जब यहाँ आए मीडिया में सनसनी मच गई, चारों तरफ हंगामा मच गया कि पृथ्वीराज चौहान, शेर सिंह राणा ने इसके तिहाड़ को तो किया ही किया है, मुस्लिम देश अफ़गानिस्तान में भी जाकर हंगामा काट के आ गया है और कह रहा है खुद को कि पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां या फिर मिट्टी वहाँ से लेके आया हूँ। यकीन कर रही थी पब्लिक? देखिए मैंने किसी को यकीन दिलाने के लिए ये काम नहीं किया, मैंने अपने आत्मसंतुष्टि के लिए ये कार्य किया, और मेरा ऐसा मानना है कि ये ईश्वर ने मेरे से कराया है। तो लोग उसको कैसे मानते हैं या कैसे मानते थे, इस बात की मैंने कभी परवाह नहीं करी, क्योंकि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो था नहीं। ये मेरे खुद जो मेरे पूर्वज हैं, जो हमारे देश के महान पूर्वज हैं, उनके आत्मसंतुष्टि के लिए, मतलब अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कार्य किया। जो अफ़गानी जो टेररिस्ट थे, जो उन्होंने हमारे देश की जो मजाक बनाई, जो हमें चैलेंज किया, उनके चैलेंज को अंगूठा दिखाने के लिए ये मैंने किया। इसके बाद क्या हुआ जब आपने ये तो हंगामा या फिर सनसनी बाहर मच गई, फिर आप पुलिस के पास खुद गए या पुलिस ने आपको अरेस्ट किया? दोबारा आप जेल तिहाड़ कैसे गए? जी देखिए क्या हुआ, जब ये कार्य हो गया तो फिर फिर मेरे पास मतलब दो ऑप्शन थे कि भाई या तो मैं हमेशा के लिए बाहर रहूं और बाहर रहकर अंडरवर्ल्ड के जो दुनिया है उसमें जाऊं, और ऐसे मुझ पर ऑफ़र थे कि भाई आप करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, हमारे साथ काम करो, और दुबई में या किसी दूसरे देश में रह के मतलब हमारे लिए फ़र्क करो। और दूसरा ये था कि भाई मैं अपने देश में वापस आऊं और अपनी आइडेंटिटी के साथ मैं जो हमारे देश का कानून व्यवस्था है उसको फेस करूं, चाहे उसके लिए मुझे जेल में कितना भी टाइम व्यतीत करना पड़े, और फिर अगर मुझे मौका मिलता है तो एक आम नागरिक की तरह अपना जीवन जीऊँ, और या फिर एक अपनी आइडेंटिटी हमेशा के लिए ख़त्म करके विदेश में जीवन जीऊँ। तो मेरे मन ने, मेरी बुद्धि ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं जो हूँ क्राइम लाइन में नहीं जाना
मेरा तो मन आप भी पुलिस नहीं के था। पास खुद ही गए थे या पुलिस ने आपको? हाँ, मैं बता रहा हूँ, तो जब मैंने ये मान लिया कि भाई मेरे को लॉ को फेस करना है, तो मैंने इस तरह के एक, इसको आप अरेस्टिंग कम मतलब सरेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह का व्यवहार करने लगा कि जो पुलिस जो है मुझे पिछले 2.5 साल से ढूंढ नहीं पा रही थी, तो वो उनको एक इजी रास्ता मिलने लगा कि बार बार वो मेरे टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है वो पकड़ने लगे, उनको आइडिया हो गया कि भाई यहाँ पे है, तो वो अरेस्टिंग कम सरेंडर है। इस तरीके से मतलब आप दोबारा तिहाड़ पहुंच गए। जब आप तिहाड़ पहुंचे तो तिहाड़ में अब रवैया कैसा था? रवैया तो देखिए, अब वो सबसे पहले तो वही तालिबानी मिले मेरे को, तो मैंने कहा देख भाई, आलू खाने वाले लोग भी कुछ भी कर सकते हैं। और मैं सिर्फ आपके देश में गया ही नहीं, तिहाड़ से भी निकला, आपके देश में भी गया, और वहाँ पे जो चाहा ईश्वर की कृपा से वो सब भी काम करके वापस आपके सामने सुरक्षित हूँ। हाँ, तो उनको मतलब एहसास दिलाना था कि भाई तुम ही नहीं हो, हम भी हैं अगर करने पे आए तो। और जो जेल अथॉरिटीज़ थी उनका, क्योंकि हमारी वजह से उनको कोई हानि नहीं पहुंची थी, तो उनका बिहेवियर भी देखो अकॉर्डिंग टू लॉ जो थोड़े सख्ताई करी जा सकती थी, ऐसा नहीं है उन्होंने नहीं की, उन्होंने की। बट क्या है कि मैं मेंटली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड था कि भाई अगर मैंने कुछ किया है तो मैं उसको फेस करूँगा। अच्छा, आपने जो पूरी कहानी बताई ये बिल्कुल एकदम फिल्मी कहानी है। कई बार आम तौर पर एक आम इंसान ऐसा ना सोच सकता है। जिस कदम पे आप चाहें, चाहे आप छात्र जीवन की बात कर लें, वहाँ पर भी आपके साथ विवाद वैसे ही, खुद को आपने किडनैप कराने इस तरह की चर्चा आई। उसके बाद आपने फूलन देवी जैसे सांसद की हत्या का आरोप आप पर लगा, तिहाड़ जेल से भागने का भी में सफल रहे, आप वापस भी आ गए, जो आप चाहते थे सनसनी बाहर बताना सबको, वो आपने कर भी लिया। तो ये सारी कहानी एक बिल्कुल फिल्मी अंदाज में है। बॉलीवुड ने भी आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है। तो कब तक ये लोगों के बीच 70 mm की फिल्म आने वाली है? देखिए क्या है, इस पूरी जर्नी पर मैंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है तिहाड़ से काबुल कंधार तक, और इसको जो है हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश किया है। ये बेस्ट सेलर बुक है। तो इस बुक पर ही मूवी बनाने का प्रोसेस जो है वो चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म जो है आपको बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगी। समझ लीजिए पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है, कभी भी बाहर आएगा पाइपलाइन से। उस दौर में कहते हैं लोग कि राजनीति में शेर सिंह राणा आना चाहता था। ये नाम भी तो आपने रखा, आपका नाम कुछ और है। क्या नाम है आपका और क्या इच्छा थी कॉलेज के जीवन में? मेरा जो रियल नेम है वो शेर सिंह राणा ही है। तभी मैं कहता हूँ कि कभी कभी कोई झूठ जो है वो इतना बड़ा स्थान ले लेता है। जैसे फूलन के लाइफ का मैं स्थान लिया कि भाई उसने अपने जीवन में हुई प्रॉब्लम्स का बदला लिया, जबकि वो झूठ है। ऐसे ही मेरा नाम, असली नाम शेर सिंह राणा ही है, लेकिन एक झूठ प्रचलित है कि भाई इसका नाम जो है वो पंकज सिंह पुंडीर है, जो कि गलत बात है। मेरा नाम शेर सिंह राणा ही है, चाहे वो फर्स्ट क्लास की स्कूलिंग हो। भाई पहली क्लास में जब मैं स्कूल गया तो तब थोड़ी ना किसी को पता था कि भाई क्या होगा 20 साल बाद। तो पहली क्लास में भी फर्स्ट ना वो शेर सिंह राम था, 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी शेर सिंह राणा ही नाम था। ये जो पंकज नाम है ये पुलिस ने एलियस करके दिया। अच्छा, तो कुल मिलाकर आपने इस पर से पर्दा उठाया। लेकिन शेर सिंह जी, जैसे कि कॉलेज के जीवन में आप राजनीति में आना चाहते थे, उसके बाद भी आपकी राजनीति से रुचि कभी घटी नहीं। क्या ये सब जो विवाद में आप पड़े, चाहे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आपने अस्थियां लाने की बात करी, ये सब कुछ की धुरी में राजनीति था? देखिए, राजनीति में मेरी हमेशा दिलचस्पी रही है, और राजनीति में इसलिए दिलचस्पी रही है क्योंकि मैं एक सामाजिक मेंटालिटी का व्यक्ति हूँ। ये जो घटनाएं हैं जीवन की, ये तो मेरी डेस्टिनी में थी, और आज ये जो घटनाएं घटी हैं इसके कारण जो है मेरी जो राजनीतिक
करने की जो इच्छा थी, राजनीति में कुछ काम करने की इच्छा थी, उसमें जो है इन घटनाओं ने एक तरीके से नेगेटिव रोल भी अदा किया है। फूलन देवी हत्याकांड के कारण मेरे लाइफ के 15.5 साल जो है वो ख़त्म हुए। 15.5 साल अगर मैं फील्ड में रह के काम करता देश के लिए, अपने लोगों के लिए, समाज के लिए, तो शायद मैं आज बहुत बड़े स्थान पे होता। आपकी रुचि शुरू से राजनीति में रही, आज जब आप इस मुकाम पे खड़े हैं यहाँ पर, तो आज भी वो रुचि बरकरार है? अब कैसे राजनीति में आप सक्रिय रहना चाहते हैं? किस तरीके से आज भी राजनीति में आपकी इच्छा है जाने की? देखिए, मैं अभी भी उसमें सक्रिय भी हूँ, और क्योंकि आपके मन का अलग अलग काम करने का सबका अपना मन होता है, तो मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक काम ही करूँगा। कई सामाजिक संगठनों का मैं जो हूँ संयोजक हूँ, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, जो कि मेरी जो माताजी हैं, उन्होंने उस पार्टी को मेरे आइडिया से बनाया था, उसका भी मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। 9 साल में हमने कोई गलत काम नहीं किया लाइफ में कभी। सन 2001 में फूलन का केस लगा था, और सन 2004 में जेल एस्केप का केस लगा था, और आज 2025 है, तो 2004 से 2025 21 साल हो गए। मुझ पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, मैंने कोई मुझ पर आरोप नहीं लगा, क्योंकि अंदर इनबिल्ट मैं एक, मुझे खुद कहने में अच्छा लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं क्रिमिनल मेंटेलिटी का नहीं हूँ। वरना मुझे मौका मिला सन 2004 में, मैं चाहता तो अंडरवर्ल्ड में रहकर हज़ारों करोड़ कमा सकता था, जैसे कई लोगों ने कमाए हैं, लेकिन नहीं कमाए। तो आज राजनीतिक रूप से मैं अपना प्रयास करता हूँ, लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो कुल मिलाकर शेर सिंह राणा की हमने बात सुनी। शेर सिंह राणा के ऊपर एक फिल्म भी जल्द ही हम लोगों को देखने को मिलेगी, और उम्मीद करते हैं शेर सिंह राणा की जब फिल्म आएगी तो दोबारा आप इस मंच से फिर अब हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनके साथ रूबरू होंगे। तो धन्यवाद आप सबका। शेर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब का भी। शेर सिंह राणा ने बखूबी बहुत ही साफगोई से अपनी बात कही, किस तरीके से इन्होंने तिहाड़ जेल से स्केप किया था, किस तरीके से इनके ऊपर जो आरोप लगे फूलन देवी की हत्या का, उस हत्या में इनकी क्या भूमिका रही, क्या कुछ अभी अदालतें इसके बारे में का सोचना है। और अब जब शेर सिंह एक आम जीवन के रूप में जी रहे हैं, तो इनको भी आज ये रियलाइज़ हो रहा है कि अपराध की दुनिया में इनका लगभग 15.5 साल का वक्त खराब किया, जिसकी वजह से अगर ये खराब नहीं होता तो शायद आज शेर सिंह राणा को हम लोग किसी, हो सकता है कि विधानसभा में देख पाते, या फिर हो सकता है कि लोकसभा में देख पाते, या राजनीति में कोई ना कोई एक मुकाम पर देख पाते, क्योंकि इनकी इच्छा थी सामाजिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों के माध्यम से राजनीतिक पद को पाने की। तो लोकतंत्र में हो सकता है वो पद वो पा सकते थे, लेकिन अपराध की वजह से और जो आरोप इनके ऊपर लगे, उन आरोपों की वजह से शेर सिंह वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन जल्द ही शेर सिंह राणा को आप 70 mm की फिल्म पर भी देखेंगे, और उम्मीद है शेर सिंह राणा की कहानी लोगों को और दर्शकों को पसंद आएगी। ये हमारे व्यूअर के ऊपर निर्भर करता है, उनके ऊपर जो भी सवाल हैं आप सबके मन में शेर सिंह राणा से पूछने के लिए, वो सवाल हमारे कमेंट बॉक्स पर लिखें। हम अगली बार जब मिलेंगे शेर सिंह राणा से, तो उन सवालों का जवाब उनसे लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।